विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और याद होगा आपको कि हम लोग पढ़ रहे थे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। दोस्तों हमने बात की थी कि चार्ली चैपलिन ने किस प्रकार अपनी फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया और वर्ग व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि और क्या क्या बातें हैं। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है। तो मित्रों, हमने बात की थी कि किस प्रकार उन्होंने अपनी फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया और वर्ग व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। और वहीं से यह बात जुड़ती है कि लेखक कहता यह अकारण नहीं है, इसके पीछे पूरा पूरा कारण मौजूद है कि जो भी व्यक्ति समाज में गैर बराबरी बनाए रखना चाहते हैं या फिर गैर बराबरी को मिटाना नहीं चाहते हैं, जो व्यक्ति समाज में बराबरी के समर्थक नहीं हैं, वह लोग अन्य संस्थाओं के साथ साथ चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि चैपलिन की फिल्में भी एक लोकतंत्र में विश्वास करती हैं और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखती हैं और एक लोकतंत्र की स्थापना भी करती हैं। वो वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को तोड़ती हैं। विद्यार्थियों में वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कह रहा हूँ, और इसको हमने समझाने के लिए आपको बताया था कि फिल्मी क्षेत्रों में फिल्म सर्टिफिकेशन की मैंने बात की थी, प्रमाण पत्र की बात की थी। ए और AU और S और क्या था, इनकी मैंने चर्चा की थी कि इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ग व्यवस्था को तोड़ा। आप समाज में देखिए, जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों पर बातें होती हैं, या कह लीजिए कि इनके आधार पर वर्ग बने हुए हैं, वर्ण बने हुए हैं, और इसी आधार पर बराबरी भी नहीं दी जाती है। आप देखते हैं कि समाज में कई पिछड़े वर्ग होते हैं और अधिकतर जो ऐसे वर्ग हैं जो संपन्न वर्ग हैं, समृद्ध वर्ग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो निम्न तबका है, जो वंचित वर्ग है, जो दलित या पिछड़ा हुआ है, वो उठ करके सामने आए, बराबरी पर आए। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वो अपने जो एकाधिकार हैं उनको बनाए रखना चाहते हैं या समाज में गैर बराबरी के समर्थन करते हैं, ऐसे लोग अन्य संस्थाओं के साथ साथ चार्ली की फिल्मों पर भी हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ली की फिल्में एक लोकतंत्र की स्थापना करती हैं, एक बराबरी की स्थापना करती हैं, गैर बराबरी मिटाने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो फिल्मों में वर्ग नहीं बांटती हैं, उनकी फिल्में सभी लोग देखते हैं। हमने बात की थी पागल खाने की मरीज से लेकर के महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आइंस्टाइन तक उनकी फिल्में कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्म स्तर पर रसास्वादन के साथ देखते हैं। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती। कोई भी शासक या तंत्र जनता को अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है। विद्यार्थियों, मैं कई बार देखता हूँ क्लास में भी और भी बातें मैं देखता हूँ कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे की बात पर कमेंट कर देता है, बोल देता है, तो ऐसा घूरता है पहला बच्चा कि उसे खा जाएगा और कहता है कि अपनी औकात में रहो, और तरह तरह की बातें शुरू कर देता है, कई बार टीचर्स के सामने भी।
तो ये क्या है? ऐसा लगता पता नहीं किस गर्व में, घमंड में चूर रहते हैं ऐसे लोग। और ये केवल विद्यार्थियों की बात नहीं है, ये बात समाज की है। समाज से विद्यार्थी आते हैं, ये लोगों की बातें हैं। और लोग अ, जो है अपने ऊपर कमेंट करना, हंसना पसंद नहीं करते हैं। फिर जब बात शासक की आ जाए, शासक की बात आ जाए, जब सत्ताधारी व्यक्ति की बात आ जाए, तो उसके पास तो हर तरह के साधन मौजूद हैं। उसके पास सेना है, पुलिस है, न्यायालय है, सब कुछ है। वो क्या नहीं कर सकता? तो वो व्यक्ति अपने ऊपर हंसने का मौका कभी आपको दे सकती है? कभी आप प्रधानमंत्री का मजाक बनाइए, कभी आप राष्ट्रपति, जो भी साधन संपन्न लोग हैं उनका, विधायक, सांसद, उनका मजाक बनाइए, फिर देखिए क्या होता है। आपको बहुत जल्दी दंड मिलेगा इसका। आप कह सकते हो हमारा देश लोकतांत्रिक है और हम लोग ऐसा करते भी हैं। हाँ, जरूर करते हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति अपने ऊपर हंसने का मौका आपको कभी भी नहीं देगा, ठीक है? तो लेकिन चार्ली ऐसा बच्चा है, भीड़ का वह बच्चा है जो बता देता है कि राजा भी उतना नंगा है जितना कि मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। तो ये चार्ली की विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से भागकर नहीं, सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद इस खाना बदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों में चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बद्दू खाना बदोश, आवारागर्द की प्रस्तुति की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। आपने फिल्मों में चार्ली को जब भी देखा होगा तो आवारागर्दी करते हुए देखा होगा। आवारागर्दी का सेंस ये है कि जैसे कि शुरुआत में भी चर्चा की कि झाड़ू खाते हुए या फिर अपनी घड़ी सुधारते हुए आप चार्ली को फिल्मों में देख सकते हैं। तो ये उनका जो किरदार है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनके अवचेतन मन तक पहुंची हुई बात थी, जो कि उनके खाना बदोश जीवन मूल्य से आई हुई लगती है। चूँकि चार्ली चैपलिन एक परित्यक्ता का अर्थ होता है जिस स्त्री को छोड़ दिया गया हो। जो इनके पिता थे, इन्होंने इनकी माँ को छोड़ दिया था और इनकी माँ जो है दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी, ठीक है। उसके बाद एक तो भयावह गरीबी और ऊपर से माँ के पागलपन से संघर्ष करना, ये परिस्थितियाँ थीं। वास्तव में इस गद्यांश में लेखक ने चार्ली चैपलिन का जीवन परिचय दिया है, उनके जीवन की वास्तविक घटनाओं को चित्रित किया है, या कह लीजिए उनके जीवन की वास्तविक दस्तावेज को सामने रखा है। उनकी रियल लाइफ यहाँ पर दिखाई है। बताया है कि जहाँ एक और उनकी माँ परित्यक्ता थी, दूसरे स्टेज की अभिनेत्री थी, भयंकर गरीबी थी और साथ ही माँ बाद में पागल भी हो गई थी।
उसके बाद साम्राज्य औद्योगिक क्रांति हुई उस समय। आप जानते हैं, राजनीति विज्ञान आप पढ़े होंगे या एसएसटी में भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब जो समाज था वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा था। तो पूंजीवाद और सामंतशाही भी आप लोग जानते होंगे। समाज में कुछ लोग जमींदार और सामंत होते हैं जो दूसरों का, निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दूर दुराया जाना। जो चार्ली चैपलिन है वो एक और तो गरीबी झेल रहे थे, माँ के पागलपन से संघर्ष किया, और जो भी उनके जीवन की परिस्थितियाँ थीं उन परिस्थितियों के साथ साथ समाज में भी जैसी परिस्थितियाँ थीं, समाज में एक औद्योगिक क्रांति, एक पूंजीवाद, एक सामंतशाही से घिरा हुआ समाज से व्याप्त समाज में ऐसे व्यक्ति को दूर दुराया ही जाएगा। दूर दुराया जाना, बहिष्कृत करना, है ना, भगा देना, दूर दुराया जाना। तो ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अवचेतन मन क्या होता है? आप लोग पता होगा, नहीं पता है तो बताते हैं। चलिए, एक होता है चेतन मन, ठीक है, और एक होता है अचेतन, और एक होता है अवचेतन, ठीक है। अवचेतन मन वो होता है जहाँ पर हमारे मस्तिष्क के एक भाग में जा कर के जो भी हम चाहते हैं, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं दमित कर दी गई हैं, जिनको हम नहीं कह पाए, नहीं सुन पाए, वो कहीं जा कर के किसी कोने में मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, और वो तब तक पड़ी रहती जब हम कभी सपने देखते हैं तो उसमें भी घूम फिर करके वो चीज़ें आती हैं, यानी अवचेतन में बैठ जाती हैं। हमको पता नहीं रहता, हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मनोमस्तिष्क में वो चीज़ें रहती हैं। तो जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति चीज़ों को झेलेगा, उसके मन में ही वो चीज़ें अवचेतन मन में दबी रह जाएंगी, और वही चीज़ें बाद में उसके कार्य व्यवहार में दिखाई देंगी, उसके जीवन में दिखाई देंगे, उसके जीवन शैली में दिखाई देंगे, उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व का भी अंग बन जाएंगी। तो जो आवारागर्दी है, जितनी भी बातें मैंने की थी, ये उनके अवचेतन मन में बैठे हुए बीज थे। सामंतशाही, पूंजीवाद, ये इस तरह का समाज उनके द्वारा दूर दुराया जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले थे जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। भले ही चैपलिन अमीर हो गए, लेकिन बावजूद इसके जो गरीबी उन्होंने देखी थी, जो उन्होंने झेला था, वो उनके मन में अंत तक बना रहा, और जिसके कारण वो करोड़पति हो जाने के बाद भी किसी प्रकार का दंभ, किसी प्रकार का घमंड, ये सब बातें नहीं थी। और शायद यही कारण है कि वो राजा पर भी हंस देते हैं कि वो भी नंगा है, या फिर वो अपने फिल्मों के माध्यम से भी एक लोकतंत्र की स्थापना, एक बराबरी वाले समाज की स्थापना की भी बात करते हैं। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, यही हम बता रहे थे कि माँ तो थी परित्यक्ता, और पिता जो थे वो यहूदी वंशी थे, और लेखक इस रूमानी संभावना को भी व्यक्त करता है कि हो सकता है कि उसकी माँ भारतीय रही हों, क्योंकि जो क्या नाम है कि यूरोप में जिप्सी लोग गए थे, वो भारत से ही गए थे, तो क्या पता उनकी माँ भी भारत से गई हो, तो उनमें भी भारतीयता रही हो। तो इन्हीं जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को घुमंतु और बाहरी चरित्र बना दिया। बाहरी और घुमंतु, यूरोप का अपना नहीं, पश्चिमी देशों का अपना नहीं। पश्चिमी देशों का अपना से मीनिंग पश्चिम देश की जैसी संस्कृति है, तो उसमें वो एक बाहरी व्यक्ति लगते हैं, है ना। और घुमंतु इसलिए कि वो किसी भी संस्कृति के अंग बन जाते हैं, हो जाते हैं। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ और उच्चवर्गीय जीवन मूल्य नहीं अपना सके कि हम बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं या हम एलीट वर्ग के हैं। हम
संपन्न समृद्ध परिवार के हैं, हम एक कहना कि वो कुलीन परिवार के हैं, तो वो चीज़ नहीं थी। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं, और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मैल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए, आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ या बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो जा रही है, लेकिन सब कुछ पाठ से संबंधित है और पाठ को विधिवत समझने के लिए ज़रूरी है, तभी मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। अगर आपको मैं सर्टिफिकेशन के बारे में, फिल्मों के बारे में ना बताता तो वर्ग भेद और वर्ण भेद फिल्मों में आप ना समझ पाते। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ बातें हैं, एक एक पैराग्राफ ही इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इसमें मैं एक अंडरलाइन करता हूँ कि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, वरन स्वयं अपने सिद्धांत, कला स्वयं अपने सिद्धांत लेकर आती है। दरअसल सिद्धांत, एक सेकंड, ठीक है, दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे ये बात आपको समझ में आएगी। लेकिन उसके पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि चार्ली की फिल्मों पर बहुत सारे समीक्षकों ने, बहुत सारे आलोचकों ने बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की है, लेकिन यही कहा है नेति नेति, मतलब इसके आगे बहुत कुछ है, इसके आगे बहुत कुछ है, इसके आगे बहुत कुछ है। जितना कुछ कहा जाए चार्ली की फिल्मों पर उतना कम है। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि अब उन पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दोनों ही बातें, एक तरफ उनमें बहुत कुछ है और एक तरफ उन पर कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। तो ये बातें क्यों? क्योंकि दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत लेकर आती है, उन्हें बाद में गढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हम सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, या फिर आज के बच्चे देख लें विराट कोहली को, है ना, रोहित शर्मा, किसी का आप उदाहरण ले सकते हैं, है ना, या कोई फिल्म एक्टर हो, जो भी है। तो अगर मैं कहता हूं कि सचिन भगवान हो गए क्रिकेट के, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको एक किताब दे दी गई और उस किताब में उन्होंने नियमों को पढ़ लिया कि ऑफ साइड पर आए तो गेंद को ऐसे खेलना है, लेग साइड पर आए तो आपको गेंद ऐसे खेलना है, आदि आदि। क्या उन नियमों को पढ़ करके कोई अच्छा क्रिकेटर बन सकता है? और अगर बन सकता है तो किताब केवल सचिन थोड़े पढ़ सकते हैं, विराट कोहली थोड़े पढ़ सकते हैं, वो तो किताब कोई भी पढ़ सकता है और सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कई बार ये भी देखने में आता होगा कि कई क्रिकेटर नई नई शॉट चुनते हैं या कई बॉलर नई नई गेंदें फेंकते हैं जो कि शायद पहली बार फेंकी जाती है, तो वो कहीं से पढ़ करके नहीं आते हैं, कोई उनको सिखा नहीं देता है। दरअसल वो ये कला होती है और कला सिद्धांतों से नहीं आती है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, जो कोई नियम होता है उससे कोई कला नहीं पैदा हो जाती, बल्कि कला स्वयं अपने सिद्धांत लेकर के आती है। सचिन कैसी क्रिकेट खेलते हैं जब ये देखा जाएगा तो उसे फिर किताब में लिखा जाएगा, फिर वो नियम बनेंगे, फिर वो कानून बनेंगे। शैलेंद्र सर कैसे पढ़ाते हैं, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने किताबों में पढ़ लिया और हमने अच्छा पढ़ा दिया, नहीं। जब
या कोई और भी शिक्षक है, अगर वो अच्छा पढ़ाता है तो वहाँ से फिर नियम निकलेंगे, फिर वहाँ से सिद्धांत निकलेंगे, वहाँ से चीज़ें सिद्धांत गढ़े जाते हैं कला को देखकर। ठीक है, कोई अच्छी फिल्म बन गई, कोई अच्छा पढ़ा गया, कोई अच्छा खेल गया, वहाँ से फिर नियमों की रचना होती है, वहाँ से नियम बनते हैं। नियमों से कोई कला नहीं बनती है, नियमों से कोई रचना नहीं होती है। तो बात मेरी आपके समझ में निश्चित तौर पर आ गई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, वे उनको मेलो टेंगर और जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। अगर चार्ली की फिल्मों के बारे में किसी ने बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांतों के आधार पर जो है आलोचना की, उदाहरण के लिए जैसे हम कोई कविता लेते हैं तो कविता में कहते हैं इसमें ये छंद है, ये अलंकार है, इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है क्या नाम है कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है, रस का प्रयोग किया गया आदि जो भी हम कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो कोई व्यक्ति है अगर उस कविता को पढ़ता है तो इस आधार पर नहीं खुश हो जाता, वो तो उस कविता को पढ़ करके उसका भाव देख करके ही खुश हो जाता है। उसको इन आलोचनाओं से कोई लेना देना नहीं है कि भाषा में गुजराती के शब्द आए हैं कि पंजाबी के शब्द आए हैं, उसे तो वो भाव मिल गया, उसमें वो खुश हो गया, है ना। अलंकार रस छंद नहीं खोजने लगता वो। उसी प्रकार चार्ली की फिल्मों को देख करके हम हंसते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, खुश होते हैं, हमको उन समीक्षाओं से क्या लेना देना, है ना। लेकिन जो देखते हैं, जो उनकी फिल्मों की ताकत वो आज भी ज्यों की त्यों है और वो उसी रूप में आज भी विद्यमान है। चलिए आगे चलते हैं। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। लोग चार्ली को पसंद क्यों करते हैं, इस पैराग्राफ में दरअसल यही बताया गया है। जब हम चार्ली को देखते हैं तो हमें किसी सुपरस्टार, किसी महानायक की बातें नहीं याद आती हैं। चार्ली हमारे जैसा लगता है। जब चार्ली को हम ये देखते हैं कि लेखक लिखता है कि चार्ली में खुद को देखना दूर की कौड़ी लाना है, कि हम खुद में चार्ली को देखते हैं कि चार्ली हमारे जैसा है। हो सकता है ये बात इतनी सही नहीं है, ये दूर की कौड़ी लाना हो जाएगा। दूर की कौड़ी लाना मुहावरा है, अर्थ बताइएगा आप लोग, ठीक। चलिए, तो ये बात तो दूर की कौड़ी लाना हो गया। कहने का मतलब है कि ये बात चलिए हम दूर मान लेते कि बात नहीं हम कह सकते, लेकिन जब हम चार्ली को देखते हैं तो हमें जाना पहचाना लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसे मैंने कहीं देखा है। भले ही हम खुद को ना पाएँ, लेकिन चार्ली में हम ये ना पाएँ कि चार्ली में हम खुद को देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चार्ली हमारे जैसा दिखता है, हमारे जाना पहचाना लगता है। या हमारे जो चिरपरिचित लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, नातेदार, रिश्तेदार हैं, उनको मैं कभी उसी तरीके से पाता हूँ जिस तरह चार्ली हर 10वें सेकंड में अपने आप को मुसीबत में डाल लेता है ना। कभी झाड़ू खा रहा है, कभी मार खा रहा है। अभी बहुत सारे आप उसके वीडियोस देखिएगा, अभी हो सकता है मैं भी वीडियो आपको दिखाऊंगा अगर मौका मिलता है तो उसमें आप देखोगे, आपने देखा होगा वो सर्कस फिल्म का एक है जिसमें वो कटघरे में बंद हो जाता है और शेर रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं देखो ढूंढ कर आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि चार्ली जिस तरह मुसीबत में फंस जाता है ना, अपने आप को डाल देता है, उसी प्रकार हम लोग भी छोटी छोटी समस्याओं में घिर जाते हैं। हम लोग भी इस तरीके से कई बार झाड़ू खाने का, झाड़ू मीन्स कई बार डांट खाने का, फटकार खाने का, या बेइज्जती हो जाने का, या छोटी मोटी चीज़ें, ये सब हमारे जीवन में लगी रहती हैं। और तब हमें लगता है कि चार्ली हम हैं या चार्ली मेरे जैसा है ना। तो यही है इस गद्यांश में। आगे चलते हैं।
चलिए, बड़ा पैराग्राफ है तो अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आप लोग यहीं तक आज रखते हैं। और एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न, और ये आपको मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखना है। सिर्फ ये लिखना है कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत लेकर आती है। इस पर कम से कम 1 से 1.5 पेज पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, देखते हैं कितना अच्छा निबंध लिखते हो आप लोग। तो चलिए, 1 पेज का ही लिख देना है ना, 10-15 लाइन, जितना आप लिख सको उतना लिखना, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।